उस पे आपने ये 10% 10 रुपए का डिस्काउंट शो किया हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि ये जो 10% का डिस्काउंट है ये आपका नॉर्मल बिजनेस डिस्काउंट की परसेंटेज के बराबर हो। ऐसा ना हो कि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उस तरह के काम में डिस्काउंट 2% चलता है, आपने 10% दे दिया है। लगी समझ? लगी समझ? तो जिस बिजनेस में आप ऑपरेट कर रहे हैं अगर डिस्काउंट देना इतने ही परसेंट उसकी कंफॉर्मिटी से है, उससे रिलेटेड है, तो फिर आप दे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपने अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट दे दिया है तो वो रिवर्स हो जाएगा आपका, और आपको अलाउ जो होगा डिस्काउंट वो नॉर्मल बिजनेस डिस्काउंट ही अलाउ होगा। ठीक है? तो ये दो शर्तें पूरी होंगी अगर, तो फिर मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? डिस्काउंटेड। दो शर्तों का पूरा होना लाजमी है। भाई समझ लग रही है? ये आप एंड वालों को लग रही है समझ? चारों को है? आगे चले। In case where for any special nature of the transaction it is difficult to ascertain the value of the supply, then the open market price। जहां पे बहुत मुश्किल है किसी सप्लाई की वैल्यू मालूम करना आपके लिए खुद से, तो जो मार्केट प्राइस है वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। In case of the imported goods, the value determined under the Custom Act, including the amount of custom duties and central excise duty levied hereon। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा जरा समझने वाला है। आपको पता है कि जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो एक उस चीज की वैल्यू ये होती है, जो अभी आया वो देख लो नाश्ता कर रहा है। जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू एक वो होती है जो आप खुद से लगाते हैं, एक वैल्यू वो होती है जो कस्टम क्लियरेंस वाले लगाते हैं। ठीक है? तो हमने जो यहां पे वैल्यू लेनी है वो है जो कस्टम वाले उसकी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, आपके नजदीक, हमारे नजदीक उसकी वैल्यू थी 100 रुपीज, लेकिन ये खरीदी नहीं है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरे नजदीक उसकी वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन कस्टम वाले ने क्या किया कि उसकी वैल्यू क्या लगाई? 150 रुपया। ठीक है? प्लस इस पे कस्टम ड्यूटी भी लगी 10 रुपए की। ठीक है? और इसमें क्या चीज लिखी हुई है? कोई और ड्यूटी वगैरह लगा दी, जहां पे से लिखा हुआ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लिखते हैं सिंपल, कोई एक्साइज ड्यूटी लगा दी 5 रुपए की, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरी 165 होगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरी 165 होगी। कस्टम डिक्लेयर्ड अमाउंट, कस्टम डिक्लेयर्ड वैल्यू विल बी कंसीडर्ड इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी एंड एनी अदर एक्साइज ड्यूटी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है? कस्टम वाले गुड्स को कस्टम में क्लियर करते वक्त जो वैल्यू डिटरमिन करेंगे दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके अंदर ये शामिल होगी कस्टम डिक्लेयर्ड वैल्यू और कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, जो मेरे नजदीक उसकी वैल्यू हुआ 100 रुपए, कस्टम के नजदीक 100 रुपए भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पे कस्टम वाला कहता नहीं हमारे नजदीक ये नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर दफा ही वो उस चीज को कहे कि जी जो है वो ज्यादा वैल्यू है, लेकिन ये है कि हमने लेनी कौन सी वैल्यू हो, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय कस्टम। तो कस्टम वालों ने जो वैल्यू उसकी लगाई होगी वो, प्लस उसमें जो ड्यूटी ऐड करेंगे और अगर कोई एक्साइज ड्यूटी, ये उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी किस आइटम की? जो इंपोर्ट है। ठीक है? आगे चले।
In case where there is a sufficient reason to believe that the value of the supply has not been correctly declared in the invoice, अगर ये पता चल जाए टैक्स वालों को कि यार ये इसने 100 रुपए की आइटम लिखी है, ये तो है ही नहीं 100 रुपए की आइटम इनवाइस में, इनवाइस में से 100 रुपए की आइटम लिखी है, ये तो है ही नहीं 100 की, ये तो होती 200 रुपए की है, इसे तो जान के ही वैल्यू खराब लिख दी है, कम लिख दी है, तो तब क्या होगा? द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय वैल्यूएशन कमेटी, उस चीज की वैल्यू कौन डिटरमिन करेगा? वैल्यूएशन कमेटी। उसके अंदर कौन कौन से लोग बैठेंगे? उसके अंदर ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे और इनलैंड रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कमिश्नर, इनलैंड रेवेन्यू के लोग बैठेंगे और वो कमेटी कौन बनाएगा? कमिश्नर बनाएगा। ठीक है, ट्रेड के लोग बैठेंगे, इनलैंड रेवेन्यू के लोग बैठेंगे और ये कमेटी बनाएगा कमिश्नर। In case the goods other than taxable goods are supplied to a registered person for processing, the value of supply of such processed goods shall mean the price excluding the amount of sale tax which the goods will fetch on the sale market. इसको समझने के लिए दो सिनेरियो बनाने पड़ेंगे। कल हमने एक मिसाल दी थी लेदर से रिलेटेड, कि लेदर देते हैं एक पर्सन को और वो आगे से आपको शूज़ बना के दे देता है। ठीक है, तो अगर ए है और बी है, ए ने बी को लेदर दिया और बी ने ए को शूज़ बना के दिया। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी इस सिचुएशन में, जो बी ने वैल्यू एडिशन की उसके प्रोसेसिंग चार्जेस, वो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी इसके अंदर। ठीक है, जो बी की वैल्यू एडिशन है वो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ये एक जनरल पॉइंट था, ये भी इसके अंदर नहीं, इसमें जो आप डिस्कस करना है वो जरा डिफरेंट चीज़ है, ये कल वाली बात थी। अब अगर अज्यूम करें कि ए ने बी को जो आइटम्स दी वो एग्जेम्प्ट थी, लेदर जो था वो एग्जेम्प्ट था सेल टैक्स में। ठीक है, लेदर एग्जेम्प्ट था, लेकिन बी ने जो ए को शूज बना के दिए ये टैक्सेबल थे। ये क्या थे? टैक्सेबल। तो इस केस के अंदर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी दैट विल बी द शूज वैल्यू इन द मार्केट। जो इनकी वैल्यू होगी, जो ओपन मार्केट में इनकी वैल्यू होगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस द गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर प्रोसेसिंग, ऐसा सिनेरियो जिसमें अदर देन टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर प्रोसेसिंग। अदर देन टैक्सेबल गुड्स, ए ने बी को जो चीज दी, क्या वो टैक्सेबल है? नहीं, एग्जेम्प्ट है। ऐसा सिनेरियो जहां पे एक बंदा दूसरे पर्सन को अदर देन टैक्सेबल गुड्स दे, ठीक है, यानी कि एग्जेम्प्ट गुड्स दे, एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स गुड्स दे, अदर देन टैक्सेबल गुड्स दे। किस लिए दे? क्या लिखा है आगे? फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, यानी कि उसकी शेप चेंज करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। तो फिर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच प्रोसेस्ड गुड्स, यानी कि जो गुड्स प्रोसेस्ड हो गए हैं, शूज, इनकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी shall mean the price excluding the amount of sale tax which such goods will fetch on the sale in the market। जो ये गुड्स अपनी प्राइस मार्केट से जाके लेंगे, that will be the value of supply। लगी समझ? क्या नहीं लगी समझ इसमें? वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी कि जो ये गुड्स मार्केट में जाके जब बिकेंगे तो जो उनकी वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कब है? ये कब है? जब ए बी को वो वाली आइटम दे जो कि एग्जेम्प्ट। अगर ऐसा ना हो
अगर ऐसा ना हो कि अगर ए बी को जो आइटम दे रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? जो बी ए से प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहा है, जो बी ए से प्रोसेसिंग, जूते बनाने के भी तो चार्जेस है ना, तो जो बी ए से जूते बनाने के प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अगर ए बी को ऐसी गुड्स दे रहा है जो एग्जेम्प्ट है, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? जो वो जूते बना के दे रहा है वो मार्केट में जो वैल्यू लेके आएंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई। लगी समझ? अब भाई क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इसमें कि अगर ए बी को ऐसी आइटम दे रहा है जो टैक्सेबल है, ठीक है, एक ऐसी आइटम दे रहा है प्रोसेस करने के लिए जो टैक्सेबल है, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो चार्जेस हैं जो बी ए से उन जूतों को बनाने के लिए ले रहा है। लेकिन अगर ए बी को ऐसी आइटम दे रहा है जो एग्जेम्प्ट है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो अमाउंट है जो वो प्रोसेस्ड गुड्स मार्केट से लेके आएंगे। लगी है समझ बात की? नहीं लगी? पक्की बात है? प्रोसेसिंग है प्रोसेस एक्सपेंडिचर तो हो गया। हाँ, वो यही तो बात कर रहा है कि अगर ये एग्जेम्प्ट आइटम उसने दिया था तो ये अपने प्रोसेसिंग चार्जेस वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आ रहे, बल्कि वो जो जूते बना के दे रहा है उनकी वैल्यू इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, और अगर ये जो आइटम लेदर दे रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, फिर उसकी प्रोसेसिंग चार्जेस दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो शूज बना के वो फिर कंसीडर होंगे किस केस में? सेकंड केस में जब टैक्सेबल था, जब टैक्सेबल था लेदर नहीं, तब उसकी जो प्रोसेसिंग चार्जेस है दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस अगर वो ये एग्जेम्प्ट दे रहा है तब जूतों की वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है इसमें। टाइम खत्म हो गया है। ये जितने हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इन पॉइंट्स के एंड पे या इन पॉइंट्स के मिड में हम एक बात बार बार पढ़ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई वो होगी जिसमें सेल टैक्स ऐड नहीं होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई वो होगी दैट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। इस बात का मतलब क्या है ये बस समझ लें। इस बात का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, परचेज की 100 रुपये की, उस पर आपने लेबर लगाई 10 रुपये की, उस पर आपने ओवरहेड्स लगाए 5 रुपये के, तो ये कितने की हो गई? 115 रुपये की। इसके ऊपर आपने प्रॉफिट ऐड किया अपना 15 रुपये का, तो ये कितने की हो गई? 130 की होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने सेल टैक्स लगाया 18%। सेल टैक्स कितना लगा? सेल टैक्स 18%, 18 रुपये और 30 का 18 3.6 नहीं 2.4। देखें लगाएं जरा, 130 का 18%। जल्दी क्या लें, जल्दी नॉक हो गया, 2 मिनट दीजिएगा बस। वही आ गया ना 23.4, तो ये आपका बन गया 153.4। अब वो जो कहता है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट इज एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। वो ये कहता है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट इज 130 नॉट 150। सेल टैक्स कभी भी ऐड नहीं करना वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है, सेल टैक्स की वैल्यू कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा। क्योंकि अगर आपने इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया तो फिर आप 153 में फिर 18% लगा देंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वो होगी दैट विल बी एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। इसलिए वो बार बार हर जगह ये बात लिखा। कल की क्लास की टाइमिंग वही होगी जो लास्ट सैटरडे थी।